मेरे पास 27 पैसे हैं, मैं इनका क्या करूं? आप कहेंगे ये तो कई साल पहले बंद हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, इन पैसों की आज भले कोई कीमत नहीं हो, लेकिन आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को मैं इतने पैसे से 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकती थी। आज जितने रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, उतने में उस वक्त में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे। और इसी 1 लीटर पेट्रोल के पैसे से मैं दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन से 4 बार यात्रा कर सकती थी। आज आप एक दिन में 249 रुपए या उससे ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं। उस वक्त देश के एक नागरिक की सालाना कमाई इतनी ही थी। पिछले 73 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो हमारी आबादी पता है कितनी थी? सिर्फ 34 करोड़। आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। उस समय हमारी आबादी 34 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ से कुछ ज़्यादा हो गई थी। आज़ादी के समय हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 12% था, वो भी 1951 तक बढ़कर 18% से ज़्यादा हो गया। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय तक हमारी आबादी 121 करोड़ को पार गई। लिटरेसी रेट भी बढ़कर 74% आ गया, यानी आज़ादी के समय हमारे देश में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ लिख पाते थे। इन सब के अलावा आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI भी समय समय पर आबादी के आंकड़े जारी करती रहती है। इसके ताज़ा आंकड़े मई 2020 तक के हैं। UIDAI का डेटा बताता है कि मई 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अब अगर हिसाब लगाएं तो पता चलता है कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारी आबादी 4 गुनी बढ़ चुकी है। अब एक अनुमान ये भी है कि 2050 तक हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे। अभी चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। किसी भी देश की आर्थिक हालत कैसी है, इसको जानने का सबसे ज़रूरी पैमाना है GDP। लोग मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की GDP में हमारा हिस्सा 22% से भी ज़्यादा था, यानी उस समय दुनिया की जितनी GDP थी उससे 22% से ज़्यादा GDP तो अकेले हमारे देश की थी। जबकि 18वीं सदी में भारत की GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी GDP गिरती चली गई। जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो हमारी GDP 2.70 लाख करोड़ रुपए थी। उस वक्त दुनिया की GDP में हमारा हिस्सा सिर्फ 3% ही रह गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक हमारी GDP 55 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। 2019-2020 में हमारी GDP 147.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गए हैं और दुनिया की GDP में हमारा हिस्सा 4% से ज़्यादा है। आज 249 रुपए में क्या होता है? एक अच्छे प्लान वाला रिचार्ज भी नहीं आता। कुछ लोग तो 249 रुपए से ज़्यादा तो दिन भर में ही खर्च कर देते हैं, लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब हर आदमी की आमदनी सालाना 249 रुपए ही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक आम आदमी की सालाना आमदनी 542 गुना बढ़ गई है। अब देश का हर आदमी सालाना 1,35,050 रुपए कमा लेता है, यानी हर महीने 11,254 रुपए। अब जाहिर है कि आमदनी बढ़ी है तो गरीबी भी घटी ही होगी। फिर भी आंकड़ों से समझते हैं कि आज़ादी से अब तक कितनी गरीबी घट चुकी है। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश की 80% आबादी या यूं कहें कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते थे। 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा। BS मिन्हास ने योजना आयोग एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने अनुमान लगाया था कि 1956 से 57 में देश की 65% आबादी या फिर 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। सरकार ने भी गरीबी रेखा की एक परिभाषा तय कर रखी है जो बताती है कि कौन गरीबी रेखा से नीचे आएगा और कौन नहीं। तो इस परिभाषा में तय ये हुआ है कि शहर में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपए से ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। इसी तरह अगर गांव में रहने वाला कोई हर महीने
816 रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहा है तो वो भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। अब आंकड़े भी देख लेते हैं। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011 से 12 तक के ही मौजूद हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 56.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे आती थी। इस हिसाब से आजादी से लेकर अब तक देश की 58% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ चुकी है। ये तो सबको ही पता है कि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ हर घर में सोना होता ही था। आज भी दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा सोना हमारे घरों और मंदिरों में रखा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के पास जो डेटा है उसके मुताबिक हमारे देश में घरों और मंदिरों में 25,000 टन सोना है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमारे यहाँ सोने को इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी कीमत लगातार बढ़ती ही रहती है और जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखकर कर्ज भी आसानी से मिल जाता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जब आजाद हुए तो उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत क्या थी। तो आपको बता दें कि उस जमाने में 10 ग्राम सोना सिर्फ 88.62 रुपए में ही आता था, जबकि आज 10 ग्राम सोने की कीमत 54,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी उस समय जितने रुपए में हम 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने रुपए में 2 लीटर दूध भी नहीं मिलता। आज 1 लीटर दूध की औसत कीमत 50 रुपए है। सोने के बाद अब पेट्रोल की बात। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज़ादी के वक्त हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ थीं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा 1951 से रखा है। उस समय देश में 3 लाख के आसपास गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थीं, यानी आज़ादी के वक्त ही 3 लाख से कम गाड़ियाँ हमारे देश में होंगी। लेकिन अब 30 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। इतने सालों में न सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं। आज़ादी के वक्त हम सिर्फ 27 पैसे में ही 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, लेकिन आज 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। इस हिसाब से आज़ादी से लेकर अब तक हमारे यहाँ पेट्रोल 300 गुना से ज़्यादा महंगा हो गया है। 16 अप्रैल 1853 वो दिन था जब हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी। जो पहली ट्रेन थी उसने मुंबई से ठाणे के बीच 33.6 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। उसके बाद रेलवे की पटरियां बिछती गईं और धीरे धीरे रेल ही भारत की लाइफलाइन बन गई। लाइफलाइन इसलिए क्योंकि ट्रेन ही ऐसा जरिया है जिसे रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तब भी रेल ही एकमात्र ऐसा जरिया थी जिससे लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। अभी भी जब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगा तो प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम भी रेल ने ही किया। इसको लाइफलाइन कहने का एक कारण ये भी है कि इससे सफर करने वाले यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ ही रही है। 1950 से 51 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ यात्री सफर करते थे, जिनकी संख्या 2018 और 19 में बढ़कर 843 करोड़ से ज्यादा हो गई। यानी इतने सालों में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 6.5 गुना बढ़ गई। अब यात्रियों की संख्या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रेल नेटवर्क बढ़ा है, तो जाहिर है किराया भी बढ़ा होगा। तो समझिए कि 1950 और 51 में रेलवे हर 1 किलोमीटर पर 1.5 पैसा किराया वसूलती थी, जबकि 2018 और 19 में हर किलोमीटर पर 44 पैसे से ज्यादा किराया लगता है। इस हिसाब से रेलवे का किराया भी 30 गुना बढ़ चुका है। अब किराया बढ़ा है तो रेलवे की महंगाई भी बढ़ी होगी, तो उसके आंकड़े भी देख लीजिए। 1950 से 51 में रेलवे को यात्रियों से 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल भर में मिलता था और 2018-19 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू साल भर में आया। सब कुछ बढ़ ही रहा है तो केंद्र सरकार के खर्च पर भी नजर डाल ही लेते हैं। जब हम आजाद हुए तो हमारा पहला बजट आया। आजाद भारत का ये पहला बजट 15 अगस्त 1947 में 31 मार्च 1948 तक के लिए था। इस बजट में सरकार ने 157 करोड़ रुपए रखे थे। उसके बाद से अब तक हमारे देश के बजट में 15,500 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसमें सरकार ने 30.42 लाख करोड़ रुपए रखे थे। ये पैसा हमारी हेल्थ, पढ़ाई, हमारे देश की सुरक्षा, तरक्की और बाकी जगहों पर खर्च होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। दुनिया की एक सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी है थॉमस कुक। पुरानी इसलिए क्योंकि 1881 में ये शुरू हुई थी। ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस भी देती है, यानी डॉलर के बदले रुपया और रुपए के बदले डॉलर। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू ₹3.30 थी। आज $1 की वैल्यू ₹74.79 हो गई है। यानी आज़ादी के बाद से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 30 गुना कमजोर हो गया है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने का कितना असर पड़ता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ देश की सरकार ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कारोबार की एक ही करेंसी है और वो है डॉलर। अगर हमें विदेश से कुछ भी खरीदना है तो उसकी कीमत हमें डॉलर में ही देनी होगी। इससे महंगाई भी बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें अमेरिका से कोई सामान खरीदना है और उसकी वैल्यू $1 है तो उसके लिए हमें अमेरिका को करीब ₹75 देने पड़ेंगे। रुपए के कमजोर होने का असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि दुनिया के हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व रहता है। इसके जरिए ही कोई भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। इसी रिजर्व को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। आज़ादी के वक्त देश में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इस बात के आंकड़े तो नहीं मिल सके, लेकिन 1950 से 51 के बाद से इसका डेटा रखा जाने लगा है। इसके मुताबिक उस समय हमारे देश में 1029 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था और 2018-19 में हमारे पास 28.55 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व था। यानी इतने सालों में हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व 2.5 हजार गुना से ज्यादा बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है जो किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा अगर डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा होने लगता है तो आरबीआई रिजर्व डॉलर को बेच देता है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।